हेलो फ्रेंड्स। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो हमारा टॉपिक है सिक्वलाइज ओआरएम। आपने इसका नाम तो सुना होगा, सिक्वलाइज ओआरएम, प्रिज्मा, मोंगूज जैसे। अगर आप मर्न डेवलपर हैं तो जब आप मोंगो डीबी डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो जो क्यूरीज होती हैं वो उसको मतलब लिखने के लिए ओ आर एम्स यूज़ में लेते हैं, जो कि हमारे रॉ क्यूरीज को ना काफ़ी छोटे तरीके में आपको प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे आप कम कोड में चीज़ें कर सकते हो। तो बेसिकली सिक्वलाइज भी एक ओ आर एम है जिस जो कि हम जब नोड जेएस में अपना बैकएंड लिखते हैं विथ माई सीक्वल डेटाबेस के साथ, या पोस्टग्रेस सीक्वल या मेरिया डीबी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पोस्टग्रेस, माई सीक्वल, मेरिया डीबी, SQL लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल, इन सब के साथ मतलब जब आप ये सब डेटाबेस यूज़ करते हो तो आप ओ आर एम के तौर पे या तो सिक्वलाइज का यूज़ कर लो या तो प्रिज्मा का यूज़ कर लो। और भी ओ आर एम्स होते हैं, बेसिकली मैं इन दो की बात कर रहा हूँ। तो ये करते क्या है, ओ आर एम्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमें रो क्यूरी होती है उसको हमें लिखने में काफ़ी हेल्पफुल कर देते हैं। लाइक जब हम सीक्वल की बात करते हैं, अगर हमें डेटा इंसर्ट करना, क्रिएट करना होता है, अपडेट करना होता है, तो हमें रॉ क्यूरी लिखनी पड़ती है, इंसर्ट इनटू, उसमें फिर कॉलम्स नेम उनके वैल्यू देते हैं और बताते हैं किस टेबल में करना है। ओके, लाइक मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अगर ये एक कोई एक डेटाबेस है, लेट सपोज कि मेरे पास एक ये स्कूल नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट्स। तो जब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर अपने को डेटा इंसर्ट करनी पड़ती है, तो देखो इतने सारे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद ये मैंने सारे कॉलम्स लिए, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे हमें वो सारे वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दीज कॉलम्स। ओके, इन कॉलम्स के रिगार्ड में जो वैल्यूज होंगे वो देने पड़ेंगे। तो इंसर्ट के लिए ये हमारा रो क्यूरी है, सेलेक्ट के लिए हमारा रॉ क्यूरी ये है, ठीक है। अपडेट के लिए देखो ये जो है ये रॉ क्यूरीज है, ठीक है। तो ओ आर एम्स क्या करते हैं कि आपको एक शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी कंसाइज वे प्रोवाइड करा देते हैं कि आपको इन रॉ क्यूरीज को ना लिखना पड़े, इसलिए ओ आर एम्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम अपने कोड पे चलते हैं कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। हमने कुछ बेसिक सेटअप कर रखे हैं ऑलरेडी। आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा मैं वो दिखा देता हूँ। मैंने देखिए एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करा है। ये माई सीक्वल के ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मैंने माई सीक्वल 2 ड्राइवर इंस्टॉल करा है। आप इसकी कमांड जब आप सर्च करेंगे, ये माई सीक्वल 2, एक और माई सीक्वल का माई सीक्वल भी ड्राइवर होता है और माई सीक्वल 2 भी ड्राइवर ही है, npm आप सर्च कर लो तो आपको ये ड्राइवर्स मिल जाएंगे। npm आई माई सीक्वल 2, ठीक है। वैसे ही npm आई माई सीक्वल भी होता है। तो ये सीक्वल्स के ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या नोडमॉन इंस्टॉल करा है। आप सबको पता है नोडमॉन क्यों क्या यूज़ होता है। ये बेसिकली हम जब कोड्स को लिखते हैं तो हमें सर्वर बार बार चेंजेस के बाद रीस्टार्ट करने पड़ते हैं, तो वो उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। सिक्वलाइज का हमने npm करा है, ठीक है, और ये बॉडी पार्सर कर रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड पे। ये सिक्वलाइज का आपको कोड मिल जाएगा इधर, जब आप सर्च करते हो।
सिक्वलाइज npm सर्च कर लो। ये इसकी कमांड है, ठीक है, जिससे आपको सिक्वलाइजर का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है बेसिकली, ठीक है। और हमने ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, क्योंकि मैं मोस्टली अपनी डेवलपमेंट लारावेल पे करता हूँ, तो वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। और ये फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली आपको जो भी एक स्टैंडर्ड होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के, कि आपको बिजनेस लॉजिक्स कहाँ लिखने हैं, उसके मॉडल्स कहाँ लिखने हैं, उसके व्यूज़ कहाँ रहेंगे, तो आपको ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, कंट्रोलर्स के, मॉडल के, राउट्स के, व्यूज़ के, ठीक है। तो मैंने ये फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपना जब हम npm init चलाते हैं, ठीक है, और उसके बाद npm init चलाने के बाद ये हमारा पैकेज जेसन की फाइल जनरेट हो जाती है। ये सब बेसिक्स जो इनिशियल कमांड होते हैं वो आपको रिमेम्बर होने चाहिए ऑन द टिप, सो आप अपने काम को थोड़े फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक index.js की फाइल बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे अपने जो भी हमको रिक्वायर्ड है, जैसे एक्सप्रेस जेएस को हमको अपने फाइल में ऐड करना पड़ता है, बॉडी पार्सर को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। बॉडी पार्सर क्या करता है, बेसिकली जब हमारा रिक्वेस्ट आता है तो हमें रिक्वेस्ट को पार्स करनी पड़ती है। बेसिकली बोल सकते हैं कि नोड हमारे डायरेक्ट रिक्वेस्ट को नहीं समझ पाता है, तो उसको हमें पार्स करना पड़ता है कि किस तरीके का डेटा आ रहा है अपने पास, जेसन टाइप का है या फॉर्म डेटा है, तो वो समझाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उसके लिए अपने को बॉडी पार्सर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अ, अपने को कि सबसे बेसिक है कि ठीक है, हमें नोड जेएस एज अ बैकएंड लैंग्वेज और डेटाबेस माई सीक्वल, ये दो यूज करके अपने को पहले क्या कोड लिखें जिससे हमारा माई सीक्वल डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, ठीक है। माई सीक्वल डेटाबेस में जो हमारे डेटाबेस हैं, जो उसके अंदर टेबल्स हैं, ठीक है, उनसे हम कनेक्ट हो जाएं और उन डेटा को एक्सेस करके उसके बाद अपने CRUD ऑपरेशन हम कर पाए, ठीक है। तो देखिए आप, चूंकि माई सीक्वल के लिए आपको पता है कि एक सर्वर चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे जैम्प इंस्टॉल करके रख रखा है, ठीक है, जो आपके माई सीक्वल डेटाबेस को अप करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आप ये सर्वर जा जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे जैम्प, ठीक है, जैम्प डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे जो भी आपके विंडोज़ में अलग अलग PHP के चूंकि वर्जन आते हैं, तो आप इसमें से आप अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको, अब हम फिर कोड पे आते हैं और देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम अपने इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने database.js नाम की एक फाइल बनाई है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ कोड लिख रखे हैं, ठीक है। अब ये कोड मैंने अपने मन से नहीं लिखा है कि हाँ ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमारा ये चीज़ें डेटाबेस कनेक्ट होंगी माई सीक्वल से, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करा है, आपको माई सीक्वल के डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर चलते हैं। आप जब ये सॉरी माई सीक्वल बोला, सिक्वलाइज के डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन में आने के बाद ही वो यहाँ पे आप चीज़ें स्टार्ट करेंगे कि ठीक है कैसे कैसे क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। गेटिंग स्टार्ट करते हैं, इस पे जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या कोड लिखने पे हमारे डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपने कोड लिखने से पहले ना, जब जैम्प इंस्टॉल हो जाए तो आप क्या क्या करना है, ये अपाचे और माई सीक्वल को स्टार्ट कर देना है, जिससे हमारा माई सीक्वल का जो सर्वर है ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देन हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि हमें कोड में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके डॉक्यूमेंटेशन में है कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये सीक्वलाइज को इंपोर्ट मतलब अपने फाइल में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 दिया है, पासिंग अ कनेक्शन यूआरआई। ठीक है, हमें अपने कनेक्शन को वैसे यूआरआई के रूप में पास करके हम एक बना सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। यहाँ पे बेसिकली ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट तरीका ये यूआरआई से है, और ये सेपरेटली लाइक स्क्वेयर लाइट करके है इससे। ठीक है, पासिंग पैरामीटर सेपरेटली अदर डायलेक्ट। ठीक है, तो हम ना ये थर्ड वाले तरीकों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये सीक्वलाइज को अपने फाइल में ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद ये कोड रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, सीक्वलाइज को अपने ये कोड में ऐड करा। ठीक है, बेसिकली इसको अगर ES6 की भाषा में बोलते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ES6 यूज करते हैं तो ऐसे नहीं, हम उसको इंपोर्ट कर दें। ठीक है, तो अभी चूंकि हम डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो कर रहे हैं, हमारा एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप था ये कोड मैंने कॉपी करा था और अपने पास यहाँ रख लिया। ठीक है, हमारे पास जो डेटाबेस में है, डेटाबेस यानी कि जब हम जैम्प इंस्टॉल करके लोकल होस्ट में जाते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस पहले से बना के रखा है स्कूल नाम से। ठीक है, ये स्कूल नाम से मेरा एक डेटाबेस है, मैं इसी को यूज करने जा रहा हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा डेटाबेस का नाम स्कूल है, और मेरा यूजर अभी के लिए क्या है, रूट है, और पासवर्ड मैंने कुछ नहीं लगा रखा है तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया। और ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि यहाँ क्या 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 लिखना है। देखो आप यहाँ डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पास पासवर्ड। ठीक है, फिर होस्ट, और ये डायलेक्ट डायलेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, डायलेक्ट बेसिकली क्या करता है, ये डायलेक्ट की है जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। माई सीक्वल डेटाबेस है, पोस्टग्रेस है, सीक्वल लाइट है, जो भी आपके डेटाबेस है वो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे इधर लोकल होस्ट होस्ट में लोकल होस्ट दे दिया, डायलेक्ट में हमारा कौन सा डेटाबेस है, माई सीक्वल का, वो दे दिया। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करनी है, नीचे आते हैं। The sequelize constructor accepts a lot of options. They are documented in the API reference. ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग द कनेक्शन, हमें जो ऊपर जो हमने कोड लिखा अब वो अपना काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे। यू कैन यूज द डॉट ऑथेंटिकेट फंक्शन टू टेस्ट इफ द कनेक्शन इज ओके। ठीक है, तो बेसिकली ये कोड हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपने फाइल में रख लेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट, चूंकि हमने ये जो अपने ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं सिक्वलाइज का, इसको स्टोर कर रहे हैं हम सिक्वलाइज नाम के वेरिएबल में।
अब इस वेरिएबल पे, सिक्वलाइज वेरिएबल पे हम एक मेथड कॉल करते हैं डॉट लगा के, ऑथेंटिकेट। ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारे डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, वो चीज़ें ये गेट करता है कि अगर ये सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट ट्रू हो गया, यानी कि अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया है, और नहीं हुआ तो यहाँ कैच ब्लॉक में वो जाके एरर बता देगा। ठीक है, ये एक बात हुई। अब चूंकि ये जो अपना फाइल है डेटाबेस डॉट जेएस, ठीक है, ये जो इसके अंदर कनेक्शन बना है, अब हमें ये किसी और फाइल में यूज करनी होती है। ठीक है, बेसिकली ये कनेक्शन कहीं और भी यूज होगा। आपने कनेक्शन कर लिया, मगर आप जब कोई आपको यूज करना चाह रहा है तो आपको वो चीजें बाहर ही मतलब बाहर देना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमें उसके लिए ये चूंकि ये एक मॉड्यूल है, ये डेटाबेस डॉट जेएस ये एक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल को बाहरी दुनिया में भेजना पड़ता है कि लोग इसका यूज कर पाए। तो उसके लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू सिक्वलाइज, ये सिक्वलाइज ये वेरिएबल है। ठीक है, इसी के अंदर मेनली ये जो क्लास हमने इंस्टेंस बना रखा है इस कनेक्शन का, उसी को हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, ये हमने लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा, क्योंकि हमने पूरा ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसको कैसे तोड़ रखा है, MVC के फॉर्मेट पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज जो आती है, अब हम MVC पे जाते हैं, M फॉर मॉडल। ठीक है, मॉडल में जाते हैं और यहाँ एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, अब ये मॉडल क्या है, तो जब आप MVC पे काम करते हो तो वहाँ पे होता है कि आप अपने कोड को ना सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो कि आप अपना बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखोगे, आप अपना डेटाबेस का स्कीमा कहाँ डिफाइन करोगे, आप एप्लीकेशन के व्यू फाइल को कहाँ रखोगे। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं। तो हम उस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा कि मॉडल नाम का एक फोल्डर बनाया। ठीक है, अब उस मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई स्टूडेंट डॉट जेएस। ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर एक टेबल है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम उस स्टूडेंट टेबल के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स रहेंगे वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उनके टाइप्स डिफाइन करेंगे, बेसिकली डेटा टाइप्स डिफाइन करेंगे, उन पे किस तरीके के कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, लाइक वो यूनिक है या प्राइमरी है, मतलब जो सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स, ये सब, ये सारी चीज़ें उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो मॉडल्स कैसे डिफाइन करते हैं, हम इस चीज़ को भी समझने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाते हैं। ठीक है, या हम मॉडल वाले मॉडल बेसिक्स पे आते हैं। तो देख लो यहाँ पे, मॉडल आर द essence of sequelize. A model is an abstraction that represents a table, that represents, ये बोल रहा है ना, that represents a table in your database। ठीक है, तो जो आपके डेटाबेस के अंदर टेबल होगा उसका स्कीमा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मॉडल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, द मॉडल सीक्वेंस। ठीक है, model data types, a model in sequelize, a model in a sequelize has a name. This name does not have to be same
name of the table it represents in the database. एक मिनट, ये पढ़िए लाइन. A model in a sequelize has a name. ठीक है. This name यानी मॉडल का नेम does not have the same name of the table it represents in a database. ये बोल रहा है कि जो हमारे मॉडल का नाम रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा किसी से जो हम अपने डेटाबेस के टेबल में बनाएंगे. यानी मॉडल का नाम अलग रहेगा और टेबल का नाम अलग रहेगा. ठीक है. Usually models have a singular names such as user, while tables have a pluralized names such as users, although this is fully configurable. Okay. तो बेसिकली ये बात सही भी है. जब आप डेटाबेस में जो टेबल्स बनाते हैं उनके नाम जो होते हैं ना वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं. मतलब एस या ई एस उनके लास्ट में लगता है. बट जब व्हेन यू गोइंग टू क्रिएट द मॉडल्स तो आपको वो सिंगुलर रखना पड़ता है. ठीक है. ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. और क्या होता है कि जो हमारे लैंग्वेजेस बने हुए हैं तो वो ना चीज़ें इंटरनली समझने के लिए ऐसे ही करते हैं कि अगर आपने सिंगुलर मॉडल का नाम ऐसे यूजर्स लिख दिया तो वो क्या समझता है कि अच्छा ठीक है मेरे पास यूजर नाम का मॉडल है तो डेटाबेस में टेबल का नाम डेफिनेटली ऐसे यूजर्स होगा. ठीक है. तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको अपने को फॉलो करना पड़ता है कि चीज़ें बेहतर ढंग से काम करें. ठीक है. जब लारावेल में भी ये चीज़ें ऐसे ही होती है. उसमें भी हम मॉडल्स के नाम यूज सिंगुलर बनाते हैं और जबकि टेबल के अंदर जाए तो उसमें टेबल प्लूरल फॉर्म में ही रहती है. और वो अगर वो चीज़ें अगर हम गलत बना देते हैं ना तो जो लैंग्वेजेस जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनकी जो एक बोल सकते हैं कि यूटिलाइजेशन करने के लिए कि उनके पूरे फीचर को आप जो उनके पावर है उनका यूज कर पा रहे हो. अगर आपने वो कन्वेंशंस फॉलो नहीं करें जो उसने बोल रखा है कि ठीक है भाई मॉडल्स का नाम सिंगुलर रखो और टेबल तो तुम्हारा प्लूरल होना चाहिए डेटाबेस में, वो चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते हो ना तो क्या होता है कि आप उस फ्रेमवर्क के उस लैंग्वेज का जो पावर होता है उसको यूज नहीं कर पाओगे. कहीं ना कहीं वो आप मिस कर दोगे. फिर आपको एक्स्ट्रा कोड सीखने पड़ेंगे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. अगर आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वे से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पे मैनुअली हैंडल नहीं करनी पड़ती हैं. ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये गलतियाँ मैंने भी इनिशियल टाइम में की थी कि अपना मॉडल तो भाई सिंगुलर बना रहे हैं मगर डेटाबेस में कुछ से कुछ उसका नाम है. तो जब हम रिलेशन बनाते थे लारावेल में बहुत सारे वन टू वन मेनी टू मेनी ये मोस्टली सभी लैंग्वेजेस में होते हैं. जब हम मल्टीपल टेबल्स को एक साथ ज्वाइन करने की सोचते हैं तो हमें मॉडल्स के अंदर वो रिलेशन बनाने पड़ते हैं, डिफाइन करने पड़ते हैं. तो जब आप ये कन्वेंशंस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हो ना तो चीज़ें आपको दिक्कत होती है. और ये चीज़ें तब समझ में आता है कि अच्छा क्यों अपने को प्रॉपर जैसा बोल रखा है वैसे करने से ज़्यादा बेनिफिट. ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. मॉडल डेफिनेशन. ठीक है. मॉडल कैन बी डिफाइंड इन अ टू इक्विवेलेंट वे इन सीक्वलाइज. ये बोल रहा है कि हम मॉडल्स को दो तरीके से कर सकते हैं. एक सीक्वलाइज डॉट डिफाइन जिसमें 3 पैरामीटर जाएंगे मॉडल नेम, एट्रीब्यूट और ऑप्शंस. दूसरा है एक्सटेंडिंग मॉडल्स एंड कॉलिंग इनिट एट्रीब्यूट्स ऑप्शन. ठीक है. तो हम फर्स्ट तरीके से अभी करते हैं, बाद में भी सेकेंड तरीके से मॉडल बना के देखेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा सही है, कब कौन सा यूज में लेना चाहिए. ठीक है.
after a model is defined, it is available within sequelize.model by its model name. ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। बेसिकली मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये कोड पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि मैंने इस कोड को तो उठाया है, बट फिर चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी मेरे को। आप बस ये देख लो, आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये न्यू सिक्वलाइज एसक्यूएलाइट मेमोरी। ठीक है, चूंकि ये जब डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे थे तो उसमें बताया था ना कि 3 तरीके हैं उसमें भी बनाने के, तो हम लोगों ने तीसरा वाला फॉलो किया था। ठीक है, हमने ये वाला नहीं किया था। और बेसिकली ये भी हो सकता है, बट ये बार बार उस कनेक्शन का इंस्टेंस बनाता है। ठीक है, तो हमें ये फॉलो नहीं करना है। हम आपको देखिए, ये पूरा कोड है। आप इस पूरे कोड को कॉपी करके अपने किधर रख लेंगे, मॉडल वाले फोल्डर में। ठीक है, हमने ये सीक्वलाइज को ऐड करा और री स्ट्रक्चर करके उसके अंदर से एक प्रॉपर्टी है डेटा टाइप, वो निकाल लिया। ठीक है, अब चूंकि हमारा कनेक्शन जो हमने बना रखा है अपने डेटाबेस के साथ, वो यहाँ डेटाबेस के अंदर है और जिसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अपने उस फाइल की नीड पड़ेगी, कनेक्शन की भी नीड पड़ेगी। तो हमने सिंपली उसको रिक्वायर कर लिया है। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर, सीक्वलाइज के अंदर हम बार बार ये सीक्वलाइज नेम यूज कर रहे हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। मे बी समटाइम्स ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट चलो ठीक है, अभी के लिए कोई नहीं, क्योंकि हर एक फाइल में ये जाने के बाद इनका स्कोप अपना फाइल वाइज हो जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक वाइज, वो आपको जावा कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, हमने क्या करा, ये दोनों ऐड करा। अब हमने ये सीक्वलाइज डॉट डिफाइन, जो हमने ये कनेक्शन बनाया था, कनेक्शन को रिक्वायर करके हमने स्टोर कर लिया इस सीक्वलाइज नाम के वेरिएबल पे। अब इस सीक्वलाइज वेरिएबल पे हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, डिफाइन। ठीक है, और ये डिफाइन आपको क्या क्या लेता है, सबसे पहले ये आपके टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओ, ये देखो, ये यूजर्स, यूजर्स बेसिकली आपके क्या है, मॉडल, ये आपका मॉडल लेगा। उसके बाद ये यहाँ पे था ना, एक जस्ट मिनट, हाँ देखो, मॉडल नेम लेगा, एट्रीब्यूट लेगा और ऑप्शंस लेगा। एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि आप उस टेबल में, ठीक है, कौन कौन से कॉलम रखना चाहते हो, बेसिकली मॉडल्स में कौन कौन से कॉलम रखना चाहते हो। ठीक है, तो हमारा मॉडल था स्टूडेंट। ठीक है, हमने बता दिया कि भाई मेरा मॉडल है स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं मेरे एट्रीब्यूट्स यानी कि मेरे कौन कौन से कॉलम रहेंगे। हमने नेम नाम का एक कॉलम रखा, हमने रोल नंबर रखा, हमने डीओबी रखा, हमने ईमेल रखा, हमने मोबाइल रखा। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा क्या हो गया, एट्रीब्यूट। 3 चीजें हैं, पहला मॉडल कि कौन सा मॉडल है आपका। ठीक है, दूसरा ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम, और ये ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में हमने बता दिया है कि टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स, और ये टाइम स्टैम्प क्या होने वाले हैं, ट्रू या फॉल्स। ये वैल्यू अगर ट्रू रखते हैं, ठीक है, तो हमारे टेबल में एक बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ठीक है, अब ये मॉडल बना, तो जाहिर सी बात है मॉडल बन गया, तो अपने को फिर इसको भी बाहर भेजना पड़ेगा कि लोग इसका यूज कर पाए, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट को। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे,
बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन में, अपने को एक एक चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो ज़्यादा जाकर आप समझ पाओगे। ठीक है, मैं अभी इधर आ जाता हूँ। हमने क्या करा, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, मॉडल बना लिया, और मॉडल के अंदर अपने पूरा डेटाबेस टेबल का स्कीमा डिफाइन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने index.js वाली फाइल पे। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इंसर्ट ये अपने इस फाइल में इंपोर्ट कर ली है, ऐड कर ली है बेसिकली। चलो अब अपने को जो मॉडल बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट का, उसका यूज़ करना है। उसका यूज़ क्यों करना है, अपने को डेटाबेस में हमारा डेटाबेस का नाम था स्कूल, स्कूल के अंदर अब टेबल क्रिएट करनी है। कौन सी टेबल, स्टूडेंट नाम की। और स्टूडेंट नाम की टेबल में क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी वो कहाँ डिफाइन कर दिया है, मॉडल में। ठीक है, तो इसीलिए मॉडल को हमको फिर यहाँ पे index.js में ऐड करना पड़ रहा है। क्यों ऐड करना पड़ रहा है यहीं पे, क्योंकि हमारा यही फाइल रन हो रहा है, जो हमारे सर्वर को इनिशिएट कर रहा है, हमारे कोड को रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिक्वायर करा और इसको स्टूडेंट नाम के उसमें रख लिया। ठीक है, इन सब कोड को आप अभी के लिए भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, कमेंट हम कर देते हैं। ये बेसिक सर्वर बना हुआ है Node.js में। अब हम आते हैं इस लाइन पे, स्टूडेंट डॉट सिंक और स्टूडेंट डॉट ड्रॉप, ये क्या है। तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये देखो, मॉडल सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या होता है, व्हेन यू डिफाइन अ मॉडल, हम लोगों ने मॉडल डिफाइन कर लिया, you are telling SQLize a few things about its table in a database। आपने क्या करा, SQLize को बता दिया कि भाई जो टेबल में, डेटाबेस में जो टेबल बनने जा रही है उसमें ये मतलब यू आर टेलिंग अबाउट द फ्यू थिंग्स अबाउट द टेबल इन अ डेटाबेस। ठीक है, कि क्या रहेगा हमारे उस डेटाबेस में, उस टेबल में। However, what if the table actually does not even exist in a database? What if it exists but it has different column, less column, or any other differences? ठीक है, वो पूछ रहा है क्या पता एग्जिस्ट भी कर रहा हो कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है कुछ अलग कॉलम है। तो ये सारी चीजें कहाँ से हैंडल होंगी, मॉडल से। ठीक है, तो मॉडल को रन होना पड़ेगा, मॉडल को अप, मॉडल जब तक अप नहीं होगा तब तक डेटाबेस में टेबल बनेंगी नहीं, डिलीट नहीं होंगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो उसी चीज को हैंडल करता है ये सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ ये दिस इज वेयर मॉडल सिंक्रोनाइजेशन कम्स इन। अ मॉडल कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद द डेटाबेस बाय कॉलिंग मॉडल डॉट सिंक, और इसके अंदर ऑप्शन एज asynchronous फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ये सब बाद में देखेंगे वो प्रॉमिस रिटर्न करता है क्या। दिस इज कॉल्ड द सिक्वलाइज फंक्शन नॉट वेल टू चेंज। ठीक है, यहाँ तीन मेथड्स दिए हैं, यूजर्स डॉट सिंक फॉल्स ट्रू और यूजर डॉट सिंक अल्टर ट्रू। ये देखो, जब आप मॉडल को हमने ऐड कर लिया है अपने index.js फाइल में, तो उस मॉडल पे हम सिंक मेथड कॉल करते हैं। तो ये क्या करता है, दिस क्रिएट द टेबल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने इधर डेटाबेस के अंदर आते हैं। तो देखो हमारे पास स्टूडेंट नाम का इधर टेबल पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिलीट करेंगे, इसको अपन ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, हमारे माई SQL में अब कोई भी टेबल नहीं है, सिर्फ हमारा एक डेटाबेस स्कूल
और सॉरी मैं मतलब स्कूल डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड पे, हम इसको रन करेंगे। ठीक है, रन करने के लिए हमने क्या कमांड रखा है इधर, dev, यानी कि npm run dev, जो कि नोडमोल किस फाइल को रन कर देगा, index.js को। ठीक है, डेवलपमेंट। तो जब जैसे ही ये फाइल डाउन रन होगी तो देखना ये मेथड कॉल होगा, स्टूडेंट डॉट सिंक, ये हमारा मॉडल है और सिंक है। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, अगर डेटाबेस में वो मॉडल नहीं है, यानी कि वो टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। और अभी हमने डेटाबेस में टेबल डिलीट करा है, तो देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। इसको रन करते हैं, npm run dev। ठीक, ये देखो हमारा मैसेज कनेक्शन हैज बीन स्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, और ये ट्रू का मैसेज था जो हमने ये कंसोल कराया था सिक्वलाइज मॉडल डॉट, ये कि ये सिक्वलाइज डॉट डिफाइन क्या करता है, रिटर्न करता है आपके मॉडल को। ठीक है, तो मॉडल बन गया, यानी कि जब ओके हो जाता है तब ये ट्रू कर देता है कि आपका मॉडल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 का मैसेज आया। ठीक है, और यहाँ पे देखो रन हुआ है कि कमांड जो रॉक जो क्यूरीज होती हैं टेबल बनाने के लिए, वो एक तरह से इंटरनली इसने रन किया, सेलेक्ट टेबल नेम ये सब करके। उसने चेक भी करा कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट ऐसा करके, तो फिर क्या कर दो, उसको क्रिएट करा है। ये पूरी चीज़ें देखो उसने करी है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि डेटाबेस में चलते हैं, देखते हैं अपना बना है कि नहीं। स्टूडेंट के अंदर आए, क्लिक करा, और ये स्कूल के अंदर हमारा एक ये स्टूडेंट नाम का बन गया है टेबल, और जिसके अंदर कॉलम कौन से हैं, तो ये सारे जो हमने उस फाइल में डिफाइन करके रखा था ये कॉलम होंगे, वो सारी चीज़ें बन गई। ग्रेट, हमारा एक टास्क पूरा हो गया कि मॉडल के अंदर जो हम पूरा इस टेबल का स्कीमा डिफाइन करते हैं कि किस कॉलम में किस तरीके का डेटा टाइप होल्ड करेगा, वो वैरकर है, वो डेट टाइप का है, वो इंट है, उसके कंस्टेंट्स क्या हैं, यूनिक है, प्राइमरी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करी, और जब रन हुआ हमारा कोड तो वो टेबल बन गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया चीज़। अब एक और भी चीज़ है कि ठीक है, इसको डिलीट भी देखते हैं कि अब ये मेथड कॉपी, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट और ड्रॉप, ये एक स्टूडेंट और ड्रॉप जो है ये क्या करेगा, ये भी देख लेते हैं। ये टू ड्रॉप द टेबल रिलेटेड टू अ मॉडल, ये बेसिकली उसको डिलीट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो ये भी इसको अनकमेंट करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा डिलीट हो रहा है। ये देखो, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, इसने उसको ड्रॉप कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया होगा। आओ इधर देख लेते हैं। अब इसको एक बार स्कूल पे क्लिक करते हैं, देखो गायब है। स्कूल के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर कोई कॉलम नहीं है, उसने ड्रॉप कर दिया उसको। ठीक है, तो ये दो मेथड का आपको काम पता चला कि मॉडल डॉट सिंक और मॉडल डॉट ड्रॉप क्या करता है। ठीक है, उसमें और दो तीन मेथड है कि सिंक में था कि यूजर डॉट सिंक फोर्स ट्रू, ये क्या करता है, दिस क्रिएट द टेबल ड्रॉपिंग इट फर्स्ट इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्या करता है कि अगर इसको अपन लिखते हैं, बेसिकली इसको ना इतना कॉपी कर लेते हैं अपन और इसके अंदर पास कर देते हैं। ये क्या करेगा कि अगर आपके डेटाबेस में वो मॉड टेबल है तो पहले ड्रॉप करो फिर क्रिएट करो। ये कब हम करते हैं, ड्रॉप करो और फिर क्रिएट करो, ये जब तक डेवलपमेंट फेज में है, टेस्ट
चल रही हैं, आप डेली मॉडल्स के अंदर यानी टेबल्स के अंदर चीज़ें चेंज करते हो, नए कॉलम्स ऐड करते हो, कभी किसी पे कांस्टेंट किस लगाते हो, किसी का हटाते हो, तो उस समय इस तरीके की चीज़ें अपन करते हैं कि पहले ड्रॉप कर दो, अगर नहीं है तो उसको ड्रॉप करो फिर क्रिएट करो, तो ये सब काम आते हैं तब। ठीक है, अब फिर से हम चलते हैं अपने मॉडल वाले ही फाइल में फिर से। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें थी, ये देखो हमने कॉलम नाम अपना दिया था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर में क्या कर रहे थे, उस कॉलम के डेटा टाइप्स को बता रहे थे, और वो उसके कंस्टेंट्स को बता रहे थे कि वो किस तरीके का है। यहाँ नेम जो है हमने रखा है, नेम में टाइप डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग अलाउ नल फॉल्स। तो यानी कि ये इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डेटाबेस के अंदर नेम नाम की कॉलम बनेगी जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप से रहेगा, और जिसकी वैल्यू नलेबल नहीं रहेगी। आपने फॉल्स कर दिया तो यानी कि वो नलेबल नहीं रहेगी, यानी आपको उसमें वैल्यू देना ही देना है। अगर आप उसके वैल्यू को दिए बिना डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होने देगा, यानी कि वो उसका नल जो है ट्रू नहीं है, नलेबल ट्रू है, सॉरी नलेबल ट्रू है कि आप उसके अंदर वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, ये है। अब ये सारी चीज़ें टाइप्स जो हैं यहीं पे डिफाइन करा है, मैं उसको भी देख लेता हूँ नीचे में। ये देखो ये डेटा टाइप इसमें बता रखा है, डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग डेटा टाइप 1 2 3 4। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 255 कैरेक्टर का रहता है, आप सबको पता है। अगर ऐसे लिखते हैं तो आप यानी 255 कैरेक्टर्स दे सकते हो। अगर आपको उससे ज़्यादा लग रहा है कि नहीं भाई इस कॉलम के अंदर तो उससे ज़्यादा आएंगे, तो फिर आप उसको ऐसे बता सकते हो कि कितने साइज का आ सकता है इसमें भाई। ठीक है, ये स्ट्रिंग डॉट बाइनरी टेक्स्ट टेक्स्ट टाइनी, ये जो डेटा टाइप्स हैं वो सब दी हुई हैं। बूलियन का है, ठीक है, इंटीजर का है, बिग इंट का है, फ्लोट का, ये सारे दिए हुए हैं। और डेट का है, ठीक है, डेट ओनली है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हम्म, और ये एक और चीज़ था, जैसे हमने टाइम टाइम स्टैम्प का दिया रखा था कि टाइम स्टैम्प ट्रू कर देते हैं। तो टाइम स्टैम्प ट्रू कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि आपको दो कॉलम्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको फॉल्स कर दो तो वो क्रिएट नहीं होते। अगर आपको कभी ऐसा हो कि नहीं, जो दो कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं कौन कौन से, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, हम चाहते हैं कि भाई अ, ये वाला जो है ना, कि अपन अपडेटेड ऐड का तो कॉलम क्रिएट हो मगर क्रिएटेड ऐड का ना हो, तो उस समय आपको ये जो कॉलम्स के नाम होते हैं क्रिएटेड ऐड कॉलम फॉल्स देना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि क्रिएटेड ऐड का कॉलम क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। मे बी ये क्रिएट हुआ है या नहीं, हाँ ये क्रिएट हो गया था ना, ये कि ये कॉलम अपडेटेड ऐड का कॉलम क्रिएट हो मगर ये ना हो, तो उसमें आपको इन कॉलम्स के नेम देके उसके अंदर फॉल्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे करके वो बनता है। ठीक है, sequelize डॉट सिंक फोर्स टू मैच कॉलन हाइफन टेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली ये एक तरीका है जिसमें आप अपना मॉडल कैसे बनाते हो। हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे कि अब जो हमारे पास एक मॉडल होता है जिसमें एक्सटेंड वाली होती हैं चीज़ें, कि मॉडल दो तरीके से बनता है, उसने बोला था ना।
कि यूजिंग सिक्वलाइज डॉट डिफाइन, ठीक है, और एक एक्सटेंडिंग मॉडल जिसमें आप यूजर को मॉडल को एक्सटेंड करते हो, ठीक है। तो अब ये देखना है कि आखिर ये दो तरीके क्यों हैं अपने पास। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि क्या होता है ना कि आप मॉडल में करते हो कि अपने लाइक दो दो या तीन टेबलें हैं, ठीक है, उनके बीच कुछ रिलेशन है, या कोई एक ऐसा भी हो गया कि एक मॉडल के अंदर ना आप लाइक यहीं पे ये आप देखो, ये जैसे फर्स्ट नेम का कॉलम है और ये लास्ट नेम का कॉलम है, ठीक है। आपको अपने जब आप बिजनेस लॉजिक लिखोगे, मतलब रॉ की सीक्वल की क्यूरीज लिखोगे, तो कभी नीड पड़ जाए कि भाई मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो आपको बार बार वो कॉलम को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि यार ये तो मेरे को बार बार नीड पड़ रही है फर्स्ट नेम लास्ट नेम की, तो क्या करोगे, एक छोटा सा हेल्पर मेथड बना दोगे जिसको रख दोगे आप मॉडल में ही, ठीक है। और जब भी आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की नीड पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, उस मॉडल को कॉल करोगे और उसके बाद डॉट लगा के उस मेथड को कॉल कर लोगे, और वो मेथड आपको क्या कर देगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देगा। तो आपको मतलब बार बार क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, एक बार आपने मेथड डिफाइन कर दिया और हो जाता, जिसके बाद ये काम हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा उसके हिंट भी दिया है इधर, आई थिंक। देखो इसने बोला टेकिंग एडवांटेज ऑफ मॉडलिंग क्लासेस, ये जब एक्सटेंड कर वाला यूज करोगे तो बोल रहा है कि इसके क्या बेनिफिट बनते हैं। देखो इसने क्या करा है कि गेट फुल नेम से एक बना दिया मेथड जो आपको दिस दिस यानी कि करेंट क्लास, करेंट क्लास हमारा जो है मॉडल है, तो उस मॉडल का मतलब करेंट उठाएगा, उसमें से फर्स्ट नेम को उठाएगा और लास्ट नेम को उठाएगा, ज्वाइन कर देगा। अब आप कहीं भी अपने कंट्रोलर में जब अपना लॉजिक लिखोगे तो बस आपको मॉडल कॉल करना है, इधर देखो ये मॉडल कॉल करना है, सॉरी इधर है मॉडल कॉल करना है और गेट फुल नेम कर देंगे तो वो आपको नाम मिल जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, बाय।